तो हमें बताना है मूल पाठ का वाक्य के साथ अनुवाद क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए शब्दानुवाद, ऑप्शन नंबर बी भावानुवाद, ऑप्शन नंबर सी सारानुवाद, ऑप्शन नंबर डी व्याख्यानुवाद। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ इसका सही आंसर सोचिए कि क्या हो सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्याख्यानुवाद। देखिए व्याख्या के साथ ही अनुवाद जो हमारा होता है व्याख्यानुवाद कहलाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। आप सभी दोस्तों को पता होगा कि ब्रज हमारा किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो इसके लिए हमें दोस्तों इसका अर्थ जानना पड़ेगा, अमेंडमेंट का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शोधन, ऑप्शन बी संशोधन, ऑप्शन सी प्रशोधन, ऑप्शन डी समाशोधन। तो शोधन देखते हैं। ऑप्शन ए शोधन क्या होता है, शोधन मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। इसको इंग्लिश में हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी संशोधन, संशोधन ही हमारा होता है अमेंडमेंट ये हमारा संशोधन होता है। ऑप्शन सी प्रशोधन, प्रशोधन होता है हमारा प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी समाशोधन, समाशोधन हमारा होता है क्लियरिंग। तो दोस्तों अब आप इसका राइट आंसर तो जान ही गए होंगे कि अमेंडमेंट का सटीक हिंदी अनुवाद है ऑप्शन नंबर बी संशोधन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सूरसागर के रचयिता कौन है। हमें सूरसागर रचयिता बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। सूरसागर के रचयिता बताना है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा सूरदास सूरसागर के रचयिता हैं। आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। रीतिकाल का कवि बताना है। ऑप्शन जल्दी से देखते हैं क्या है। ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी बिहारी, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो रीतिकाल कवि हमें बताना है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। देखिए राइट आंसर हमारा है बिहारी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हमारे रीतिकाल कवि हैं जो वो बिहारी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। हमें कहानी के लेखक बताना है। कहानी हमारी थी उसने कहा था, ये हमारी कहानी, इसके लेखक बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी भगवान दास। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये हमारा राइट आंसर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है ये कहानी, उसने कहा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उर्वशी किसका काव्य है। बहुत ही आसान से सवाल है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। आप बहुत ही शुरुआती से पढ़ते चले आ रहे होंगे। बहुत ही लाभदायक है आप सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट क्वेश्चन में आने वाला, पेपर में आने वाला ये क्वेश्चन है उर्वशी के बारे में। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी नामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो आप सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से उर्वशी के बारे में कि किसका काव्य है। बिना किसी देरी के बताते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी काव्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है निम्न में दीर्घ स्वर है। हमें दीर्घ स्वर बताना है। स्वर देखिए हमारे दोस्तों स्वर 11 होते हैं और हमें यहाँ पे दीर्घ स्वर के बारे में पूछा गया है। दीर्घ स्वर जो हमारा होता है वो आ, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ और औ होता है। तो हमें यहाँ दीर्घ स्वर बताना है। देखिए हमारा जो दीर्घ स्वर है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया बड़ा, बड़ी, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में बड़ी दिया हुआ है। ये हमारा दीर्घ स्वर हो गया, आंसर हमारा बी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया गया है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। हमें बताना है अंतस्थ व्यंजन के बारे में कि यहाँ पे कौन सा अंतस्थ व्यंजन दिया है। अंतस्थ व्यंजन मैं बता दूँ क्या क्या होते हैं। या, र, ल,
वाह, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों अब आप ऑप्शन देख के पहचान सकते हैं कि हमारा अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा। फिर भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गा, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी वाह, ऑप्शन डी सा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाह। वह हमारा एक अंतस्थ व्यंजन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। देखिए हमें अपना अल्प प्राण व्यंजन बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी गा, ऑप्शन सी घा, ऑप्शन डी ठा। तो देखिए हमारे जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन वो हमारे 25 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 25 होते हैं जो हमारे का से स्टार्ट होते हैं, का से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा जो का, खा, ग, घा और डा ये होते हैं। इनको हम अगर नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे जो ये जो सीक्वेंस होता है 1 3 का, ये हमारे जो अल्टरनेट यानी कि ऑड नंबर के होते हैं, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण में सिर्फ हमारे स्पर्शी व्यंजन के 1 3 5 के ही वर्ण नहीं, बल्कि अंतस्थ और स्वर भी होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पर्शी व्यंजन के हमारे 1 3 5 के वर्ण ही हमारे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। तो अब आपको पहचानने में आसानी होगी। ये हमारा का वर्ग था, उसके बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ऐसे हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो देख लेते हैं अल्प प्राण व्यंजन कौन सा दिया है। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी गा, ऑप्शन सी घा, ऑप्शन डी ठा। तो हमारा राइट आंसर होगा, देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। देखिए हमें ओष्ठ वर्ण के बारे में बताना है। हमारा ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए छोटा आ, ऑप्शन बी बड़ा आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ऊ। छोटा ऊ हमारा है। तो जो हमारा छोटा आ और बड़ा आ है, ये दोनों दोस्तों कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं। कंठ से। ठीक है। जो हमारा छोटा ई है तालु से बोला जाता है। ठीक है। अब बचा हमारा छोटा ऊ। जो छोटा ऊ हमारा है ये ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कि ओष्ठ वर्ग में ही आता है। ठीक है। तो आप लोग सभी दोस्तों पहचान गए होंगे कि हमारा सही उत्तर क्या था। हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओष्ठ वर्ण पूछा गया था, तो छोटा ऊ हमारा ओष्ठ वर्ण था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष हमें बताना है। हमें घोष क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्पर्शी व्यंजन हमारे 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, जिसमें का और खा। वैसे ही जब हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग ये जब हमारे होते हैं, और ठा वर्ग ये जो हमारे होते हैं, कुचुट तुप बोलते हैं वर्ग को। का, चा, ट, प ये हमारे जो वर्ग होते हैं। ता देखिए कुचुट त प ये जो हमारे 5 होते हैं वर्ग, ये 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इनके जो शुरू के जो 2 शब्द हैं, यानी कि च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ठीक है दोस्तों, प और फ इन दोनों को छोड़कर ये हमारे होते हैं अघोष। और इनके बाद के जो वर्ण आते हैं का खा के बाद ग, च, छ, ज, ट, ठ, द, तो ये जो हमारे वर्ण आते हैं ये हमारे होते हैं घोष। तो देखिए घोष में हमारे सिर्फ इतने ही वर्ण नहीं होते हैं। घोष में हमारे हा, अंतस्थ और स्वर भी होते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि हमारा घोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी टा। तो देखिए मैंने जैसा कि बताया कि शुरू के जो हमारे स्टार्टिंग के वर्ण होते हैं वो नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी कट गया। टा नहीं होगा, चा नहीं होगा, का नहीं होगा। देखिए जा बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर जा, ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में योग ऋण शब्द है। हमें योग ऋण शब्द के बारे में बताना है। देखिए योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो क्या कहते हैं, अपना ही एक अलग अर्थ निकाल लेते हैं। देखिए जिनका एक अलग ही अर्थ, नए शब्द जुड़ने के बाद उनका अपना एक अलग अर्थ निकलता हो, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी दूध वाला।
देखिए पीला का तो कोई अर्थ निकल नहीं रहा, एक अलग ही अर्थ निकलता है। जलज हो गया, पर का भी नहीं निकलता, दूध वाला नहीं, जलज। देखिए जलज हमारा क्या, कमल का पर्यायवाची है, सॉरी कमल का पर्यायवाची है। तो ये हमारा युग्म शब्द हो गया। आंसर नंबर बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, हमें संधि विच्छेद के बारे में बताना है। ऑप्शन देखते हैं, ए मह प्लस उत्सव, ऑप्शन बी मही प्लस उत्सव, ऑप्शन सी महा प्लस उत्सव, ऑप्शन डी मही प्लस उत्सव। देखिए दोस्तों, संधि विच्छेद यहाँ पे बताना है कि इसका कौन सा सही होगा। तो देखिए मैं बता देती हूँ, आप लोगों को भी शायद पता होगा कि ऑप्शन जो सी है हमारा महा प्लस उत्सव, ये हमारा राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि महोत्सव में अगर ये संधि विच्छेद है तो आप बताइए इसमें कि कौन सी संधि होगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि महोत्सव में कौन सी संधि होगी। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, बैलगाड़ी में समास है। देखिए हम समास के बारे में बात कर लेते हैं। समास होता है हमारा दो पदों का मेल या संक्षेपीकरण, उसे हम समास कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। देखिए हम द्वंद्व समास के बारे में बात करते हैं। तो द्वंद्व समास में हमारे जो दोनों पद की प्रधानता होती है वो हमारा द्वंद्व समास होता है, और इसमें और छुपा होता है। और उदाहरण के लिए माता और पिता, भाई और बहन, ये जैसे द्वंद्व समास होता है हमारा। द्विगु समास के बारे में बात करते हैं हम। द्विगु समास हमारा पूर्व पद संख्यावाची होता है, जैसे चतुष्पद, षटपद, जिनमें हमारा नंबरिंग होता है, चार पाई, जिनमें चार पाए होते हैं, वो हमारा द्विगु समास हो गया। अव्ययी समास के बारे में बात करते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। और तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे तो तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद। यहाँ हमें बैलगाड़ी में समास बताना है। देखिए बैलगाड़ी में और नाम और तो छुपा नहीं, बैल और गाड़ी नहीं हो सकता। द्विगु समास में हमारा ये संख्यावाची भी नहीं है। ये दोनों हमारे खत्म हो गए। ठीक है, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, तो देखिए ये भी हमारा खत्म। बचा हमारा तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी दो हमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बैल वाली गाड़ी जो बैलों से चलती है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कहा गया आगमन में उपसर्ग है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में बता दिया है उपसर्ग के बारे में, लेकिन मैं आपको फिर बता देती हूँ। उपसर्ग जो शब्दों के पूर्व में जुड़कर अपना अर्थ बदल दें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी मन। तो आगमन में हमें बताना है उपसर्ग, तो हमारा यहाँ ऑप्शन डी पहले खत्म हो गया, क्योंकि उपसर्ग जो हमारे हैं शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। इसी तरह ऑप्शन सी आग हमारा कोई उपसर्ग नहीं होता है। देखिए यहाँ पे बड़ा आ है, आगमन, छोटा आ हमारा होगा नहीं। बचा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगमन में हमारा बड़ा आ है, उपसर्ग है।